हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 1। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से या मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आप बुक के इंडेक्स में जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रेगुलेटरी एक्ट के बारे में है, फिट्स इंडिया एक्ट के बारे में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। बट मैं वो सबसे लास्ट में लूंगा, क्योंकि वो तुरंत एक्ट अगर पढ़ाते हैं बच्चों को, जो नए स्टूडेंट स्पेशली, बहुत थोड़ा टफ लगता है। तो थोड़ा आप लोग यूज टू हो जाओ कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर मैं आप लोग को उस एक्ट्स के बारे में और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, उनके बारे में पढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस बच्चों वीडियो लेक्चर को देखते देखते क्या करते रहना है, आपको नोट्स जो है अपने साथ साथ बनाते रहना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट देखें क्या लिखा है। इट वाज इन 1934 दैट आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। तो एक सीधा साधा एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड इन विच ईयर। तो क्या टिक करोगे? एम एन रॉय टिक करके आना और ईयर टिक करके आना 1934। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, इन 1935 यानी कि आफ्टर 1 ईयर, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि आईएनसी ने पहली बार जो है ऑफिशियली सीए की डिमांड कब रखी थी। तो क्या टिक करोगे? 1935 में आपकी रखी। देन इन 1942 सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, came to India with a draft proposal of British government on framing of an independent constitution for India to adopt, लेकिन कब? आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऑफिशियली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया, लेकिन ये कह के एक्सेप्ट किया था कि ये सारी चीजें जो होंगी, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन ये सब कुछ कब होगा? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। अभी 1942 की बच्चों बात है। हमें नहीं पता था कि, ना उस समय के लोगों को पता था कि वर्ल्ड वॉर कब खत्म होगी। तो इस चीज के लिए हाँ कहना बाय द इंडियंस बिल्कुल ही गलत था, और हमने जो भी उस समय की पॉलिटिकल पार्टी थी किसी ने नहीं कहा। ठीक है। तो यहां से भी आपका एक एमसीक्यू तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद द सीए वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। ये वो आपका मंथ और ईयर है कि जब सीए आपकी बनी, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है। तो यहां से दो बच्चों क्या बन सकते हैं आपके? अलग अलग एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं कि कैबिनेट मिशन, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वो किस प्लान के अकॉर्डिंग बनी। तो आपने टिक करना है कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बनी। और एक मंथ और अगर ईयर पूछ लिया तो आपने टिक कर देना नवंबर 1946 को। देन अगला जो फैक्ट है वो है कंपोजिशन ऑफ द सीए। ठीक है। तो हेडिंग डाल दो आप लोग बच्चों, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक। तो इसमें भी स्टेट लाइन फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको रेक्टिफिकेशन करते हैं, जो आपके प्रीलिम्स के या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सीए अगर आए तो आपने टिक करना है 389 मेंबर्स। ठीक है। 389 मेंबर्स, ये फिगर आपको याद रखनी है। अब इसको भी आपको दो चीजों को फैक्ट यहाँ पे याद रखना है कि 389 ओरिजिनली थी। ठीक है। लेकिन जो फाइनल सिग्नेचर हुए वो अलग थी। मेंबर्स की पॉपुलेशन, यानी कि वो मेंबर्स की पॉपुलेशन क्या हो गई थी? डिक्रीज हो गई थी, क्योंकि काफी जो मेंबर्स थे वो जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उधर की तरफ चले गए। तो ओरिजिनली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द सीए, अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या टिक करना है? 389 मेंबर टिक करके आना है। देन उसके बाद ये जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389 मेंबर, इसको कुछ इस तरीके से बांटा गया है कि 296 मेंबर जो थे, या सीट्स जो थी, इसको आप सीट्स भी बोल सकते हैं या इसको आप क्या बोल सकते हो? मेंबर भी बोल सकते हो। ठीक है। तो जो 296 सीट्स थी वर टू बी अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू बी अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि 296 और प्लस आपका 3 कितना हो गया? 9। ठीक है। और 9 टू 18 और 389, कुछ इस तरीके से आपका डिवीजन था। अब बच्चों आप में से कई जो बिल्कुल अभी भी तैयारी शुरू की है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा ये 29 ये
290 ब्रिटिश इंडिया क्या हुआ, या 296 क्या हुआ, या 93 प्रिंसली स्टेट्स क्या हुए, तो मैं उनके लिए एक बता रहा हूँ छोटी सी बात। ये जो हमारा मैप है, ये फिलहाल आज का मैप है, लेकिन जब हम लोग ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थे तो कैसा मैप रहा होगा उस समय, जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये पूरा जो लगभग लगभग पार्ट है, ठीक है, लगभग लगभग ये जो पार्ट है ये पूरा आपका क्या आता था, ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आता था। ठीक है, एक तो आपको इमेजिनेशन करनी है। ये बच्चों में बात कब की कर रहा हूँ, 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिफोर 1947 कुछ इस तरीके का हमारा क्या हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया। जैसे बच्चों आपको पता होगा, अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, 2023 के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो हमारे यहाँ क्या है, 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, और 8 क्या है बच्चों, यूटी। ठीक है, एक तो आपको इसको इमेजिनेशन करना है, क्योंकि जब कंपेयर करोगे ना आज के पोजीशन तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे आज हमारे भारत में 2023 में 28 स्टेट्स है और 8 यूटी है, वैसे उस समय के ब्रिटिश इंडिया में यानी कि बिफोर 1947 आपके क्या हुआ करते थे, 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे। ठीक है, 11 प्रोविंसेस। अब 11 प्रोविंसेस को अगर आपको और अच्छा समझना है तो आपको इमेजिनेशन करो कि 11 प्रोविंसेस कुछ उसी तरीके से थे जैसे आज हमारे 28 स्टेट्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, ब्रिटिश इंडिया को, और जब भी बच्चों ध्यान रखना मैं ब्रिटिश इंडिया बोलूंगा तो यानी कि मैं बात कर रहा हूँ उस भारत की बात कर रहा हूँ जिसपे ब्रिटिश जो है वो रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटिशर्स ने 11 प्रोविंसेस में बांटा था। ठीक, ये 11 प्रोविंसेस कुछ इसमें से पाकिस्तान में थे, कुछ नीचे साउथ, अभी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे 11 प्रोविंसेस कौन कौन से थे, तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो ये जो 296 मेंबर्स थे या जो सीट्स थी या जो ये लोग थे, ये इन 11 प्रोविंसेस से आए थे। बस ऐसे आपको रट्टाफिकेशन करना है कि भाई ये लोग 11 जो प्रोविंसेस के लोग थे, इन्होंने इन 296 को रिप्रेजेंट किया था, या 296 मेंबर ने इन 11 प्रोविंसेस के लोगों को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश इंडिया में आपके क्या हुआ करते थे, प्रिंसेस भी हुआ करते थे। ठीक है, प्रिंसेस, अब ध्यान रखना कि प्रिंसेस कहते हैं, कई किताबों में अलग अलग डेटा है, लेकिन एक एवरेज 600 प्रिंसेस हुआ करते थे, यानी कि 600 राजघराने उस समय के ब्रिटिश इंडिया में थे, जिन पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल तो नहीं था, बट दे कम्स अंडर द ब्रिटिशर्स एंड अच्छा खासा उनका रेवेन्यू कलेक्शन होता था। तो वहां से भी तय हुआ कि 93 लोग जो हैं इन प्रिंसली स्टेट से आएंगे। ठीक है, अब 600 मैं बोल रहा हूँ, कई किताबों में 613 है, कई में 612 है, बट उसके बारे में भी आगे हम लोग वो करेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे। बट आप एक अभी इमेजिनेशन रख लें कि 296 मेंबर जो है 11 प्रोविंसेस से आए थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और 93 मेंबर सीट जो है वो एलोकेटेड हुई थी, जो आपके लगभग 600 प्लस आपके क्या थे, राजा महाराजा उस समय के हुआ करते थे। उनको भी मौका दिया गया कि भाई चलो हम भारत का एक नया संविधान बना रहे हैं, आप भी अपनी बात रखने के लिए आप क्या चाहते हैं इस नए संविधान में अपने लिए, आप अपने मेंबर्स को भेज सकते। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आपके बच्चों 389 सीट्स है उनको बांटा गया। अब अगला अगर हम देखें तो उसी चीज को थोड़ा सा और मैंने डिटेल में किया है क्या, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सीए वाज 389। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आउट ऑफ विच मैंने बता दिया 296 कहाँ से आए थे आपके, जो ब्रिटिश इंडिया था यानी कि 11 प्रोविंसेस, और 93 कहाँ से आए थे, आपके प्रिंसली स्टेट से आए थे। अब ये जो 296 आपकी सीट्स थी, या इसको आप लोग और क्या बुक में लिखा पाएंगे, 296 मेंबर्स, फर्दर इसको माइक्रो लेवल पे दो में भी डिवाइड किया गया था। 292 मेंबर्स जो है वो 11 ब्रिटिश प्रोविंस से आए थे, जो मैंने अभी बताया आपको 11 प्रोविंस, और 4 जो मेंबर थे इन 296 के अंदर वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आपके आए। इन सब के बारे में आगे चल के मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, कौन कहाँ क्या, 11 प्रोविंसेस के नाम क्या थे, वो 4 प्रोविंस जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे वो कौन से थे, हम सब चीज करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना डेटा याद रखना है, और अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है कि एमसीक्यू के लिए यहाँ से आपका डेटा आ जाता है कि जो 296 सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया में वो फर्दर किस तरीके से डिवाइड थी। तो आपको याद रखना है 292 11 प्रोविंसेस से, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आपके चार चार लोग जो है वहां से आए। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आप लोग ध्यान रख सके तो आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू के लिए सबसे क्या रहेगा बच्चों, अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस, जो आपके 11 थे, वर टू बी डिवाइडेड अमंग दी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, कि भाई सबका क्या रहे, इस जो आपके 296 सीट्स हैं
उनमें सभी इन तीन कम्युनिटी का क्या रहे, रिप्रेजेंटेशन रहे। जैसे कि पर्टिकुलर मुस्लिम्स, उनका रिप्रेजेंटेशन रहे जब नया संविधान या नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, सिख का जो रिप्रेजेंटेशन रहे नए कॉन्स्टिट्यूशन में, और जनरल में सभी जो आपके हिंदू हैं और जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको इसमें अंदर रखा गया। तो देखिए कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की बात भी बोली गई थी, और इसको कुछ हद तक जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में फॉलो करने की भी कोशिश की गई। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो प्रिंसली स्टेट थे वहां से आपके कितने, ये जो 93 सीट थी उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका रखा गया। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका था पहले भी। देन उसके बाद दी इलेक्शन टू द सीए 296 सीट्स के लिए अलॉटेड टू ब्रिटिश प्रोविंस वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। ठीक है, यानी कि जो 11 आपके ब्रिटिश क्या थे बच्चों, प्रोविंसेस थे, उनसे जो आपके ये 296 जो मेंबर्स या सीट आने थे वो बकायदा किसके थ्रू आए, बकायदा इलेक्शन के थ्रू आए। और वो इलेक्शंस कब हुए आपको टिक करके आना है, जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए। पूरा सिंगल ट्रांसफर बोल पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हद तक आपके एक इलेक्शन के प्रोसेस को जो है फॉलो किया गया था। अभी हम उसमें भी आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते आएंगे थोड़ा थोड़ा मैं इसकी जो लेवल है पढ़ाई का वो बढ़ाता जाऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि आप में से कई फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, बहुत पहली बार हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल से हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते जाएं, जिससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन वन टाइम में समझ में आए। लेकिन ये फिगर्स और फैक्ट्स बच्चों याद रखना, आपके जो पीसीएस जैसे एग्जाम है या सीडीएस का है या आपका जो एसएससी का एग्जाम है, उसमें ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जो स्टेटमेंट वाले फिर वो यूपीएससी में आते हैं। तो मैं दोनों तरीकों से आपको पढ़ा। उसके बाद जब ये इलेक्शंस जो हुए थे सीए के लिए जुलाई अगस्त 1946 में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है 200 सीट्स जो है 8 सीट्स जो है आपकी जीती थी, और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स आपकी जीती थी, और बाकी कुछ ग्रुप से स्मॉल आपके कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज थी, कुछ इंडिपेंडेंट आपके लोग थे, बाकी की 15 सीटें थी। ठीक है, तो स्पेशली आपको इसमें बच्चों जो कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती 208 सीटें जीती, 208 सीटें, वो आपको याद रखना है। और मुस्लिम लीग ने आपकी कितनी सीटें जीती, 73 सीट जीती। एक वो फैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। देन पूरा इलेक्शन सब कुछ खत्म हो गया। देन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग आपकी हुई, कई बार पूछा था वो कब हुई थी, देन इट वाज फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन December 1st 1946। एक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एंड फर्स्ट मीटिंग में जो आपके क्या चुने गए थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है वो आपके एज अ टेम्परेरी मेंबर के तौर पे चुने गए थे। ठीक है, ये भी आपको एक ध्यान में रखना है कि डॉक्टर सचिदानंद। तो अगला पॉइंट यहीं पे बना के लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूं आप लोगों को। इन द फर्स्ट मीटिंग डॉक्टर इन द फर्स्ट मीटिंग डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा elected as the temporary chairman। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, elected as the temporary chairman of the CA। ठीक है, टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ दी सीए। टेम्परेरी वर्ड लिखा रहा हूं क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए थे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे बच्चों क्या रहेगा, आपका ओल्डेस्ट मेंबर होगा, उसको ही हम लोग क्या बनाएंगे, एज ए टेम्परेरी चेयरमैन बनाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है अगर एग्जाम में है कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रेंच प्रैक्टिस है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। फ्रेंच फ्रेंच प्रैक्टिस फ्रेंच प्रैक्टिस तो क्या फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते, कोई भी कमेटी बनी, कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन बना, उसमें टेम्परेरी तौर पे जो आप हेड बना रहे हैं या चेयरमैन बना रहे हैं, तो किसे बना रहे हैं, जो उस कमेटी या सारे मेंबरों में सबसे ओल्डेस्ट होगा। ठीक है, जो सबसे आपका ओल्डेस्ट मेंबर होगा उसको आप बनाएंगे। तो हमने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सीए में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेंबर थे, बुजुर्ग इंसान थे, तो हमने 2 दिन के लिए उनको टेम्परेरी चेयरमैन बनाया। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से लिया, तो टिक करके आना, फ्रेंच जो कॉन्सेप्ट है वहां से हमने लिया। ठीक है, ये चीज एक आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद 11 दिसंबर यानी कि मैंने बताया ठीक 2 दिन बाद
11 दिसंबर 1946 को बाकायदा इलेक्शन होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज अ, ये क्या बने, एज अ परमानेंट मेंबर, सॉरी परमानेंट चेयरमैन, एज अ परमानेंट चेयरमैन, ठीक है, एज अ परमानेंट चेयरमैन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परमानेंट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, आपको ध्यान रखना है, दो वाइस प्रेसिडेंट थे, देयर आर टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिखते जाओ। दो वाइस प्रेसिडेंट थे। अब वो कौन कौन दो वाइस प्रेसिडेंट थे, पहला लिखो एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, ठीक है। और दूसरे जो आपके वाइस प्रेसिडेंट बने, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, दैट वाज वी टी कृष्णचार्य, कृष्ण कृष्णचार्य, ठीक है, वी टी कृष्णचार्य। तो ये दो नाम जो है वो आपको ध्यान में रखने के, भाई दो जो है वो कौन कौन से आपके बने। चलिए इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। सेकेंड लेक्चर नंबर 2 में इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो और कुछ फंक्शंस हैं और जो चीजें हैं उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ना जो है बच्चों कंटिन्यू रखेंगे।